नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी के बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह जो है खास करके आप लोग वैकल्पिक अगर ऑप्शनल आप लोग लीजिएगा यूपीएससी में जा करके या आप लोग यूपीएससी की एग्जाम में, तो आप लोग को विशेष रूप से यह पढ़ने को मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी दिलचस्प है। आखिर में अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, नहीं जानते इसके बारे में, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप पहले से जानते हैं तो बिल्कुल नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में तमाम तरह की चीज़ें, आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें और ज्ञान का अपार भंडार मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अर्थात महाद्वीपीय प्रवाह। महाद्वीपों की संख्या 7 है, आप सभी को पता होनी चाहिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिक है। तो ये 7 प्रकार के जो महाद्वीप है, आखिर में हम लोग इन सारी चीज़ों को वर्तमान स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। मैं नीचे में आपको सारा चीज़ फिगर बना करके एक एक चीज़ को डिनोट कर करके मैं इसे समझाया हुआ हूँ। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल गारंटी देता हूँ समझ में आएगा तो आएगा। फ्रेंड्स, ये वेगनर महोदय जो थे, ये एक जलवायुवेता थे, जलवायु शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री भी थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे और इनके द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन को लेकर के सबसे पहले हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन को देखेंगे। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है उसको हम लोग बता रहे हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन को लेकर के ये 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक अर्थात सन 1912 ईस्वी में एक हाइपोथेसिस देते हैं, एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और वह था महाद्वीपीय के संबंध में। अर्थात महाद्वीपों का जो वर्तमान बनावट दिखाई देता है, हम नीचे आपको बता रहे हैं, उसके संदर्भ में इन्होंने हाइपोथेसिस दिया और उसी को हम लोग वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आइए हम सबसे पहले देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय प्रवाह क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यह वेगनर महोदय द्वारा क्या क्या किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया, और उन सारी चीज़ों के बारे में मैं तर्क के सहारे बिल्कुल तर्क लगा करके एक एक चीज़ विश्लेषणात्मक ढंग से बताने का प्रयास किया हूँ और काफ़ी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। आइए फ्रेंड्स, महाद्वीपीय विस्थापन को सबसे पहले देख लेते हैं। महाद्वीपों का अर्थ मैंने बताया, जैसा कि 7 महाद्वीप है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। फ्रेंड्स, ये देखिए अभी वर्तमान में हमारा स्वरूप है, हमारे पूरे विश्व का नक्शा मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। आइए थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार अवलोकन कर लीजिए। यह जो है आपको देख लीजिए, एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको हो गया अंटार्कटिक, और ये है अफ्रीका, यह है यूरोप गुलाबी रंग में, और पीले कलर में है नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका, और यह जो है हमारा आपको देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, यह जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका अर्थात साउथ अमेरिका। और ये सारे महासागर हैं। आपको भारत के नीचे हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर पड़ता है। चूंकि पृथ्वी गोल है तो इधर भी पैसिफिक रीजन अर्थात प्रशांत महासागर का क्षेत्र पड़ता है। ये बीचों बीच यूरोप, अफ्रीका और इधर से अमेरिका के संपूर्ण तटों के बीच में यह हमारा अटलांटिक महासागर पड़ता है। और चूंकि अटलांटिक महासागर बीचों बीच से होकर के भूमध्य रेखा गुजरता है, इसलिए ऊपर वाले भाग को उत्तरी अटलांटिक और नीचे वाले भाग को आपको दक्षिणी अटलांटिक के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर को भी बांटा गया है। और यहाँ पर जो है हमारा है आर्कटिक सागर, यहाँ पर आर्कटिक है, यहाँ पर हमारा क्या है आर्कटिक सागर। तो याद रखिएगा, आर्कटिक सागर ऊपर में है, ऊपर में हमारा उत्तरी ध्रुव और नीचे में हमारा दक्षिणी ध्रुव। यह जो है हमारा ठोस भाग है, यहाँ पर स्थल भाग है, और यहाँ पर जो है जल है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव में जल की मात्रा है और दक्षिणी ध्रुव में हम क्या देख रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव के पास हमारा स्थल है। तो ये चीज़ें आप लोग को देख लिए। तो फ्रेंड्स, महाद्वीपीय विस्थापन क्या कहता है, तो महाद्वीपीय विस्थापन यह कहता है कि पृथ्वी की जो वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रही है, कहीं कहीं पर आपको स्थल भाग दिखाई दे रहा है, क्या यह और बहुत जगह पर जल दिखाई दे रहा है, तो आखिर में इसकी बनावट कैसे हुई, इसी के संदर्भ में बताया गया एक सिद्धांत कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये स्थल भाग जो वर्तमान में दिखाई देते हैं, वर्तमान जो स्थिति इसकी ऐसी होती है, ये दरअसल ऐसी नहीं थी। प्राचीन काल में अर्थात पूर्व समय में ये एक ही जगह रही होगी और धीरे धीरे में इसमें प्रवाह होता गया। यह जो था प्रवाह होता गया, जल में जो जल है वह ठोस भाग जो है उसी में प्रवाहित होता गया और एक दूसरे से अलग होकर के ये वर्तमान स्वरूप में हमको दिखाई देते हैं। और इसी के संदर्भ में वेगनर महोदय ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बताया और उनके कौन कौन से प्रमाण दिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ, बड़ा ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है टॉपिक। तो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इसके पहले महाद्वीपीय विस्थापन के पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो भी महाद्वीप हमको दिखाई देते हैं और जो भी हमको सागर दिखाई देते हैं, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में संकुचन सिद्धांत एक प्रचलित था। संकुचन सिद्धांत का मतलब क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा बैक में हम लोग चलते हैं, इसके भी पहले अर्थात ये बोल रहे हैं कि यह जो प्रवाहित हुआ है, एक था प्रवाहित हुआ है, तो एक था
वह संकुचन सिद्धांत नहीं मानता है। संकुचन सिद्धांत यह मानता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का टुकड़ा ही था, वह धीरे धीरे उससे टूट करके निकला। वह गैसीय अवस्था में था, प्रारंभ अवस्था में वो गैसीय अवस्था में था, धीरे धीरे उसमें ठंडा होते गया और द्रव लिक्विड अवस्था में आया, और लिक्विड अवस्था से तरला अवस्था, उसके बाद धीरे धीरे ठोस अवस्था धारण किया। और चूंकि पृथ्वी के सबसे बाहरी जो भाग थे वे तुरंत ठोस हो गए, क्योंकि वह जो थे तापमान को रिलीज कर रहे थे और तुरंत ठोस हो गए। और पृथ्वी के जो अंदर के भाग थे वे द्रव अवस्था में थे, धीरे धीरे उनमें भी सिकुड़न हो रही थी गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़न हो रही थी, और इसी के कारण इसमें जो भी जलवाष्प होते थे ये उड़ करके ऊपर जाया करते थे, तो वो बादल बनाए और बारिश होकर के इसी स्थल भाग पर गिरते हैं। अब इसमें क्या होता है, चूंकि यह जो है पूरा का पूरा ठोस भाग, ऊपर वाला भाग जो था ठोस हो चुका था। हम अभी महाद्वीपीय विस्थापन नहीं बता रहे हैं, हम संकुचन को बता रहे हैं। मान लीजिए कि यह पृथ्वी था और यह जो था पूरा का पूरा ठोस हो चुका है। इसको मत ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए पूरा का पूरा पृथ्वी हो गया, ऊपर का भाग पूरा का पूरा ठोस हो गया, और अंदर में जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके लिक्विड फॉर्म जो है खींच रहा है केंद्र की तरफ। ठीक है, और ये पूरा ठोस है, ये जम चुका है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे घनत्व कम होगा, अर्थात घनत्व मतलब एक जगह सिकुड़ेगा सारा का सारा चीज, तो इसमें जो है गैप होगा। और गैप के कारण क्या होगा कि कभी कभी गैप के कारण गुरुत्वाकर्षण और गैप हो गया, गैप के कारण ये चीजें धंस गई होगी। यहाँ का स्थल भाग धंस गया, यहाँ का स्थल भाग धंस गया, यहाँ का स्थल भाग धंस गया होगा, फिर यहाँ का स्थल भाग। चूंकि बारिश हुई, जहाँ जहाँ पर धंसा वहाँ पर पानी भर गया, और इसी कारण जो है ये वर्तमान स्वरूप जो है हमको दिखाई देता है। अर्थात इसके नीचे भी स्थल भाग, ये सारे स्थल भाग थे, ये धंस गया है अंदर, ये सारे स्थल भाग थे, ये धंस गया अंदर। चूंकि बारिश हो गई बादल बनने के पश्चात, तो ये सारे जल इस पर आ गए। तो इस प्रकार से संकुचन सिद्धांत इस प्रकार से मानता है। ठीक, इसके आगे चल के एक आपको चतुष्कोणीय सिद्धांत भी दिया गया, हालांकि उसका हम लोग विस्तार करेंगे। हम आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी वैकल्पिक आपको भूगोल पढ़ाने वाले हैं, तब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन कहता है कि नहीं, संकुचन सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ है। प्रारंभ काल में यह पूरा का पूरा पृथ्वी एक ही था, और उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रवाह होता गया। ठीक है, और क्यों किस के चलते प्रवाह हुआ, इसके बारे में हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। और प्रवाह के चलते ही एक दूसरे से अलग हुआ, और ये वर्तमान स्वरूप जो है हमारा पृथ्वी का दिखाई देता है, और इसी के चलते सागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, लेकिन ये भी आगे जाकर के फ्लॉप होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके जगह पर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आएगा। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बहुत करीब जो है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, अर्थात प्रवाह 100% हुआ है। इस ओर हमारा वेगनर महोदय ने ही आपको आकर्षित किए थे। वेगनर के पहले टेलर महोदय थे, एक और टेलर थे, टेलर नाम के एक भूगर्भ शास्त्री थे अमेरिका के, वे भी इस सिद्धांत के बारे में बताए हुए थे। इतना चीज आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आइए मैं इन चीजों को थोड़ा सा और समझा दूं, उसके बाद मैं एकदम आगे की तरफ बढ़ता हूं। फ्रेंड्स, यह है 0 डिग्री आपको विषुवत रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री से ऊपर 40 आप जाइएगा 66.5 डिग्री, ये है आर्कटिक रेखा, और ये अंटार्कटिक रेखा। ये है ऊपर वाला 66.5 डिग्री आर्कटिक, ये अंटार्कटिक, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ को इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक पेन कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा, ताकि मैं मान लीजिए कि मैं जो बता दूंगा ऊपर स्लाइड करके चला जाऊँगा, नीचे के चीज़ों का उसका यूज होगा, तो आप लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स। यह 0 डिग्री से लेकर के ऊपर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा का क्षेत्र होता है, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ये जलवायु का, हम यहाँ पर जलवायु की पेटी के बताते हैं फ्रेंड। ये सूर्य के द्वारा निर्धारित होता है, और जलवायु पेटी जो है पृथ्वी पर पूरा का पूरा पेटी बनी हुई है, वो परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि वह सूर्य के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो क्या समझे कि 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच में ये उष्णकटिबंधीय है, अर्थात यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, सूर्य इसी के बीच में चमकता है। इसके ऊपर जाइएगा तो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच तक आपको शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। शीतोष्ण मतलब ये तो हो गया हमारा उष्ण, ये हमारा उष्ण हो गया 23.5 डिग्री तक। उसके बाद उष्ण, और यहाँ पर ध्रुव पर होता है शीत, बिल्कुल 66.5 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री ये शीत होता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है हमारा उष्ण, फिर इधर भी हमारा शीत होता है। और इसके शीत और उष्ण के बीच में जो जगह होता है उसको शीतोष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। तो शीतोष्ण ये भी हो गया, और शीतोष्ण पूरा का पूरा ये भी हो गया। अर्थात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। यह शीत कटिबंध से लेकर के
यह हमारा हो गया उष्ण कटिबंध। इसके बीच में पूरा का पूरा शीतोष्ण कहलाता है। ये उपोष्ण को भी ध्यान में मत रखिए, यह पूरा का पूरा हमारा शीतोष्ण कहलाता है, प्लस शीत और प्लस उष्ण। ठीक उसी प्रकार से यह मकर रेखा हो गया और नीचे में शीत कटिबंध जो है यह, अर्थात अंटार्कटिक जो रेखा है यह, इसके बीच का भी जो क्षेत्र होता है उसको भी हम लोग आपको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, शीत प्लस उष्ण। लेकिन यहाँ पर जस्ट यहाँ पर 23.5 डिग्री से कुछ आगे तक जाइएगा, ये मिलता नहीं है लेकिन आपको यूज में हमेशा मिलेगा। 23.5 डिग्री से 40 डिग्री के लगभग इसको उपोष्ण बोलते हैं। लगभग यहाँ पर उपोष्ण का क्षेत्र बोला जाता है और उपोष्ण का क्षेत्र जो है शीतोष्ण के अंतर्गत ही आता है। याद रखिएगा, ये उपोष्ण का जो क्षेत्र है, ये पट्टी जो है 40 डिग्री के लगभग आता है। 23.5 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी में यह उपोष्ण का क्षेत्र आता है। और यह उपोष्ण के क्षेत्र पर हमारा जो है यह बहुत करीब होता है उष्ण कटिबंध के, इसलिए यहाँ पर गर्मी होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर सूर्य सबसे अधिक पड़ता है, इसलिए उष्ण का मतलब गर्म, हीट पड़ता है पूरा का पूरा। और यहाँ पर होता है आर्द्रता पाई जाती है। उष्ण जहाँ पर गर्मी पड़ेगी वहाँ पर आर्द्रता पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा पाई जाएगी। और वायु में जलवाष्प की मात्रा अर्थात नमी की मात्रा ही हमारा उष्ण कहलाता है, आपको आर्द्रता कहलाता है। उसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग जाएंगे ध्रुवों की तरफ तो हमारा ठंडी बढ़ेगा और उधर की तरफ हमारा शुष्कता बढ़ती है। उधर जो है आर्द्रता देखने को नहीं मिलती है, अर्थात उधर के वायु में हमको नमी की मात्रा देखने को नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि यह क्या होता है शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध। मैं यहाँ पर आपको पेटी दिखा रहा हूँ और फ्रेंड्स ये पेटियाँ जो है पृथ्वी पर हमेशा समान रहती है। अर्थात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अगर हमारा भारत आ गया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अगर हमारा भारत आता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर गर्मी पड़ेगा। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही हमारा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये पड़ता है अभी वर्तमान में। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा होकर के गुजरता है और उसी पर लटका हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है भारत हमारा यहीं पर लटका हुआ है, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। और इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का अंतर्गत आता है। इसलिए तो हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय। और ये जलवायु की पट्टी जो है सूर्य के द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए इसके बीच में जो भी स्थल भाग आएंगे उसमें उसी प्रकार का आपको जलवायु पाया जाएगा। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाएगा, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाएगा, यहाँ पर शीत कटिबंधीय जलवायु पाया जाएगा, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर शीत कटिबंधीय। तो ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ये आपको साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। आपको नॉर्थ पोल 90 डिग्री उत्तर की ओर, साउथ पोल दक्षिण की ओर 90 डिग्री। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगा। आप सोच रहे होगा ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इस सारे की चीज़ों का यूज़ होने वाला है। तो हम लोग क्या समझे कि यह जो है पट्टी जो है सूर्य के द्वारा निर्धारित है। सूर्य सबसे ज़्यादा इसी पर चमकता है क्योंकि यह उभरा हुआ होता है और सूर्य का प्रकाश जो इधर की तरफ तिरछा पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश इधर नहीं पड़ पाता है। इसी कारण दोनों ध्रुवों की तरफ हमारा जो है ठंड पड़ता है सालों भर। इधर जो बर्फ जमा रहता है, ठीक है, हमेशा याद रखो दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमा रहता है। सूर्य सबसे ज़्यादा उभरा हुआ भाग यही होता है, इसी पर चमकता है सालों भर। तो ये चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए। और एक और बात याद रखिए कि यह जो पट्टी है हमेशा पृथ्वी पर समान रूप से पाई जाती है। ठीक है, ये पट्टी जो है कभी भी ऊपर नीचे नहीं जा सकती है। ठीक है, पट्टी हमेशा पृथ्वी, क्योंकि यह सूर्य के द्वारा निर्धारित होता है तो पृथ्वी तो कुछ कर नहीं सकती है। हालांकि पृथ्वी में रोटेशन गति होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसको मैं आगे बता रहा हूँ। तो इस प्रकार आप लोग महत्वपूर्ण विषय वस्तु का टूल है, जो चीज़ें आप लोगों में वेगनर के सिद्धांत में पढ़ेंगे उसके लिए बहुत जरूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि सारा का सारा कटिबंध जो है जलवायु का कटिबंध वे स्थिर होते हैं, कहीं पर भी वे पूरा का पूरा पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। ये आप लोग को याद रखिए। लेकिन वेगनर महोदय जब ये सारी चीज़ों की व्याख्या कर रहे थे, इन सारी चीज़ों की व्याख्या कर रहे थे, वे सारी चीज़ों को इसी के आधार पर करेंगे। हम आपको बता रहे हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये हो गया साउथ में। 66 डिग्री नॉर्थ अर्थात उत्तर में आर्कटिक रेखा, 66 डिग्री साउथ अर्थात अंटार्कटिक रेखा, 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। आइए अब आगे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं भारत आपको पूरे के विश्व के मैप पर दिखा रहा हूँ। ये जो हमारा 0 डिग्री, अब यहाँ पर देख लीजिए 0 डिग्री, देखिए भारत जो है यहाँ पर लटका हुआ है, यहीं पर श्रीलंका पड़ता है, यह भारत जो है हमारा लटका हुआ है। इस कारण जो है यहाँ से यहाँ का जो क्षेत्र है यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाएगा। 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री, समझ रहे हैं, यहाँ से 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री आपको कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री याद रखिएगा। उसके बाद क्या होगा? तो 23.5 डिग्री से नीचे जब जाएंगे तो ये आपको दिख रहे हैं अंटार्कटिका है। तो यहाँ नीचे जैसे ही जाएंगे उसके बाद हमारा जो है आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ जाकर के दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। तो ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इसी के पूर्व में पड़ता है। ये भारत, आपको ये एशिया है, और यह जो है यूराल पर्वत पड़ता है यहीं पर, और ये काकेकस पर्वत पड़ता है। ये जो है हमारा कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है, और ये अरल सागर है, ये सागर है, ये तुर्की पड़ता है। और यहीं पर जो हमारा काला सागर है, ये जो हमारा भूमध्य सागर है, यूरोप है। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं
ये जो है हमारा उत्तरी अमेरिका, ये ग्रीनलैंड है और ये महासागर है। महासागरों के बारे में मैं नीचे एक और मैप बना करके दिखाया हूँ। यहाँ पर दरअसल मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन पट्टियों के बीच में जो भी स्थल भाग आएंगे वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाएगा। यहाँ पर जो भी पट्टियों के बीच में जो भी स्थल भाग आएंगे, अर्थात उष्णकटिबंधीय पट्टी के बीच में जो भी स्थल भाग आएंगे पृथ्वी की, या अमेरिका का इतना क्षेत्र, अफ्रीका का इतना क्षेत्र या भारत का इतना क्षेत्र, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पाया जाएगा। यहाँ पर भले ही परिवर्तित हो सकता है लेकिन यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु ही पाया जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग समझे फ्रेंड्स कि क्या होता है कि पट्टियाँ जो है हमेशा स्थिर रहती है। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पट्टियाँ हमेशा स्थिर रहती है। लेकिन जब वेगनर महोदय ये सारी चीज़ों की व्याख्या कर रहे थे फ्रेंड्स, तो वे देख क्या रहे थे कि कुछ जलवायु जो है उसमें समानता देखने को मिल रही थी अलग अलग समय में। अर्थात हम जब देख रहे हैं कि इस पट्टी में हमेशा उष्णकटिबंधीय जलवायु रहेगा, तो वे देख क्या रहे हैं कि ये मेडागास्कर पर, अफ्रीका पर और ये अमेरिका पर जो कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में है, देख लीजिए यहाँ पर, और भारत में और थार मरुस्थल में यहाँ पर शीत मरुस्थल के प्रमाण भी मिलते हैं। अर्थात ये जब प्राचीन काल में जा करके आपको अध्ययन करते हैं, प्राचीन काल से लेकर के अभी वर्तमान समय में किस तरीके से जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो वो देखते क्या है कि एक ही स्थान पर समय समय पर अनेक प्रकार के जलवायु परिवर्तन हुए हैं। अर्थात कभी उष्ण रहा है, कभी शुष्क रहा है, कभी आर्द्र रहा है, और कभी आर्द्र रहा है, कभी शुष्क रहा है, कभी उष्ण रहा है, कभी शीत रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शीत, कभी उष्ण, कभी गर्म, ये हो क्यों रहा है, जबकि ये पट्टी तो इसी में है। मान लीजिए भारत है, चाहे मेडागास्कर, यहाँ पर तो हमेशा पढ़ना चाहिए आपको उष्ण ही पढ़ना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ये देखते हैं और ये निकालते हैं तत्पर, अर्थात सोचते हैं कि ये चूंकि इस पट्टी में है तो यहाँ पर ये जलवायु, शीत जलवायु कैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी शीत जलवायु को प्रमाण कैसे मिल रहा है, यहाँ पर भी शीत जलवायु को प्रमाण कैसे मिल रहा है, चूंकि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तब ये सोचते हैं वेगनर महोदय कि या तो यह जो है हमारा ये जो पट्टी है उष्णकटिबंधीय का, ये विस्थापित होता है। अर्थात जलवायु कटिबंध जो है विस्थापित होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। यह जो जलवायु पट्टी है उष्णकटिबंधीय, ये तो ऊपर चला गया होगा और नीचे वाला यहाँ पर शीत कटिबंध इसी के सहारे आ गया होगा। शीत कटिबंध जो है इस स्थल भाग पर आ गया होगा, तभी तो यहाँ पर ठंडी पड़ रहा है। लेकिन यह जो है आपको याद रखना चाहिए कि आपको जलवायु के जो भी कटिबंध सूर्य के द्वारा निर्धारित होते हैं वे विस्थापित नहीं होते हैं। तब उन्होंने दूसरा कंडीशन देखा कि अरे भाई चलिए ठीक है कि ये स्थल भाग यहाँ पर है, यहाँ पर हमको जलवायु होना चाहिए हमेशा उष्ण, लेकिन इस शीत के प्रमाण क्यों है। अर्थात ये सोचते हैं कि यह जो स्थान है ये इधर से आया होगा या यहीं पर शीत पड़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शीत पड़ा है, यहाँ पर चूंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का अंतर्गत है, तो ये सोचते हैं क्या है कि यह जो क्षेत्र है निश्चित तौर पर यहाँ पर रहा होगा। मतलब ये देखते हैं कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जो भी स्थल भाग में वे प्रवाहित हो गए हैं। अर्थात उष्णकटिबंधीय स्थान पर या शीत कटिबंधीय स्थान के जो भी स्थल भाग रहे होंगे वे उष्णकटिबंधीय स्थान वाले भाग में जाकर के प्रवाहित होकर के सट गए हैं। ठीक है, क्या समझ रहे हैं कि एक स्थान के जो भी शीत कटिबंध या उष्णकटिबंधीय वाले जो स्थान रहे होंगे वे क्या किए होंगे, अपने कटिबंधों को पार करके एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध में ये स्थल भाग तैर रहे होंगे। और इसी आधार पर उनका पूरा का पूरा हाइपोथेसिस है और इसी के आधार पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उन्होंने देखा कि यूरोप के यहाँ पर पड़ता है इंग्लैंड, यहाँ पर यूरोप के आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस यहीं पर पड़ता है, और यहाँ पर इंग्लैंड और ग्रीनलैंड। इन्होंने देखा कि उष्णकटिबंधीय देख रहे हैं हम 23.5 डिग्री से यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय यहाँ पर फर्न एक वनस्पति है, यहाँ पर पाया जाता है। इसका क्या कारण है, यहाँ पर क्या देखते हैं कि फर्न एक वनस्पति है जो फ्रांस में भी पाया जाता है, इंग्लैंड में भी पाया जाता है और आपको ग्रीनलैंड में भी पाया जाता है। चूंकि वह उष्णकटिबंधीय है, लेकिन यहाँ पर तो हम जानते हैं कि इधर तो शीत धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा और उष्णकटिबंधीय यहाँ पर पाया जाता है, वे वनस्पतियाँ इधर की तरफ मिलती हैं, तो इधर क्यों मिल रहा है। तो वे समझे क्या कि इधर की ये जो भी स्थल भाग हैं इधर रहे होंगे, क्योंकि ये पट्टी में रहे होंगे और इस पट्टी से धीरे धीरे वो प्रवाहित होकर के इधर चले गए होंगे, और यही आधार था उनका, मूल रूप से यही आधार था। और इसी आधार पर उन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन के सिद्धांत को उन्होंने खोज डाला। हालांकि वे इस क्रम में, खोज के क्रम में काफ़ी गलतियाँ भी कर बैठे। हम लोग बात करेंगे उनके कौन कौन से दोष हैं, लेकिन ये चीज़ें आप लोग याद रखिए कि उनके दोष को हम लोग ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले इन्होंने बहुत मतलब एक नई चीज़ की तरफ उन्होंने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, एक तरीके से बोला जाए पूरा का पूरा कि महाद्वीपों में एक तरीके से विस्थापन भी होता है। हालांकि इनका अध्ययन का केंद्र जो था जलवायु था, लेकिन देखते हैं कि इसमें जो है असमानता देखने को मिलती है। जैसे कि एक और चीज़ इन्होंने क्या देखा कि अंटार्कटिका जो कि ध्रुव पर है, ध्रुव पर हमेशा सालों भर अभी देखा जाए तो तापमान बिल्कुल जीरो रहता है। अर्थात ये पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा शुष्क होता है, पूरा का पूरा शुष्क मतलब सूखा हुआ, और यहाँ पर बिल्कुल शीत है, बिल्कुल ठंडा। और इस कारण जहाँ पर 0 डिग्री से नीचे तापमान जाएगा वहाँ पर कौन से वनस्पति या जीव जंतु की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये देखते क्या है कि यहाँ पर भी कोयला मिलता है,
अब भाई कोयला का निर्माण कैसे हुआ है आपको पता होनी चाहिए कि कोयला का निर्माण जो हुआ है, आपको जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं उन्हीं के पृथ्वी में भूकंप के कारण दब जाने के कारण ही हुआ है। लाखों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक रहने के कारण अब धीरे धीरे उनमें तमाम तरह के रासायनिक और आपको भौतिक परिवर्तन हुए, ठीक है, और इसी कारण जो है वे कोयला में धीरे धीरे कोयला में बदल गए। चूंकि ये ठंडा जगह था और ये सोच रहे थे कि निश्चित तौर पर ये जो स्थान था यहाँ पर भी ये यहाँ पर नहीं रहा होगा, अर्थात शीत कटिबंध में नहीं रहा होगा, ये भी आपको उष्ण कटिबंधीय वाला आपको क्षेत्र में रहा होगा, उष्ण कटिबंधीय, तभी तो, या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहा होगा, तभी तो उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में रहा होगा, तभी वो क्षेत्र में जाकर के थोड़ा थोड़ा। एक बात जान लीजिए, शीत कटिबंध में बिल्कुल हमको जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंध में वनस्पतियां और जीव जंतु आ जाते हैं। तो ये सोचे कि यह स्थल भाग यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, आपको दक्षिणी ध्रुव पर नहीं रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा, और यहीं पर यह स्थल भाग रहा होगा, और वह पट्टी किस पट्टी में होगा, तो उपोष्ण कटिबंधीय पट्टी में रहा होगा या शीतोष्ण कटिबंधीय पट्टी में रहा होगा, और वहाँ पर जीव जंतुओं की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई होगी, और किसी कारण फिर जाकर के भूचाल आया होगा, वे दब करके मरे गए होंगे, और धीरे धीरे फिर स्थल भाग जैसे जैसे इधर की तरफ गए और फिर इस पर जो है बर्फबारी होने लगा। तो इस तरीके से ये तमाम तरह की चीज़ों को देखते हैं। और ठीक इसी प्रकार से ये एक और चीज़ को देखते हैं आपको इधर की तरफ, ये पूरा का पूरा यूरेशिया का क्षेत्र कहलाता है, और यूरेशिया के क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है, ये भी पूरा का पूरा ठंडा रहता है, और यहाँ पर भी आज के दौर में कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, पूरा का पूरा ठंडा का इलाका है, दलदलीय इलाका है, ठीक है, पूरा का पूरा जो है शुष्क है और पूरा ठंडा है, शुष्क सूखा हुआ, कोई नमी नहीं है, कोई आर्द्रता नहीं है, कोई वायु की मात्रा में वायु में नमी की मात्रा नहीं है, जलवाष्प की मात्रा नहीं है। तो वे ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कोयला कैसे आ गया ठंडी के दिनों में, तो ये सोचते हैं कि ये भी भाग निश्चित तौर पर नीचे की ओर रहा होगा आपको शीतोष्ण कटिबंधीय के क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में, जहाँ पर कि अच्छे तरीके से आपको मतलब अनुकूल दशाएं मिले, ताकि जो है जो भी वनस्पतियां हैं वो उग सकें। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि ये तमाम तरह की चीज़ें वे बताते हैं। आइए हम नीचे और चीज़ों को बताते हैं और भी इंटरेस्टिंग, तो ये चीज़ें आप लोग को पता चली। यहाँ पर आइए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आइए उनके सिद्धांत का कारण तो पहला तो था ये आपको जलवायु को देख लिए, दूसरा कारण यह था कि इन्होंने बताया कि चूंकि यह देखिए यह वाला क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका, यह अफ्रीका का क्षेत्र, यहाँ पर ये बताते हैं कि यह क्षेत्र और यह क्षेत्र आसानी से सट सकता है, इसको थोड़ा सा आगे कीजिएगा तो आसानी से ब्लॉक हो जाएगा। एक गेम खेलते होइएगा, एक गेम खेलते हुए कुछ ऐसा आकृति आता है, और ऐसा आकृति आता है ऊपर से आता है, और इसको अंदर में आपको प्रवेश कराना होता है, तो ये नीचे की तरफ आकर के इसी में फिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि एक दूसरे से ये लैंडलॉक हो जाएंगे, एक दूसरे से आकर के जुड़ जाएंगे, और उसी प्रकार से बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो था इसमें आराम से फिट हो सकता है आपको बंगाल की खाड़ी में, और ये भारत जो था यहाँ पर था, ठीक है, भारत जो था नीचे की तरफ था दक्षिणी ध्रुव के साइड में, ठीक है, यहीं पर सारा का सारा था, ये भी इसमें सटा हुआ था, और ये भाग एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे और एक ही भाग थे। ये इनका दूसरा प्रमाण था। आइए हम प्रमाण के बारे में बात करेंगे, लेकिन महाद्वीपीय प्रवाह आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आइए कुछ चीज़ों को और बताते हैं। यहाँ पर यूराल पर्वत देख लीजिए, ये यूराल पर्वत है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर ईरान की खाड़ी है, ठीक है, और ये जो है हमारा लाल सागर यहीं से होकर के गुजरता है, ये भूमध्य सागर है, यह है आपको एक अंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इधर पड़ता है न्यूजीलैंड, और ये अंटार्कटिक है, ये मैडागास्कर है, ये अफ्रीका है। इतनी चीज़ों को आप लोग को पता चला होगा। आइए अब कुछ चीज़ों को नीचे हम बताते हैं। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत को देख लिया जाए। वेगनर जो थे, वेगनर महोदय अल्फ्रेड वेगनर यही हैं, जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे, जलवायुवेता आदि थे, मुख्य रूप से जलवायु पर काम कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि जलवायु को देखते हैं कि कटिबंध में स्थान आपको एक ही जगह पर अलग अलग समय में एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार के जलवायु रहे थे, एक ही प्रकार के जगह पर अलग अलग प्रकार के जलवायु के उनके प्रमाण मिलते हैं। तो इस कारण उन्होंने क्या सोचा कि एक ही पट्टी में चूंकि पाई जाती है तो निश्चित तौर पर यह स्थान जो है एक दूसरे जगह से बदले होंगे। सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1912 में किया। किताब का नाम जो था इनका ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, किताब का नाम महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, सन 1915 में प्रकाशित हुआ। और चूंकि सन 1914 से लेकर के सन 1918 तक आप सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण इनके सिद्धांत की तरह, इनके हाइपोथेसिस की तरफ दुनिया की नजरें नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही समाप्त होता है द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद तुरंत जो है दुनिया का नज़र इनके तरफ आता है, और ये काफ़ी रोचक जानकारी सारे दुनिया को लगता है और बिल्कुल नया, ठीक है। तो इनके सिद्धांत का मूल आधार जो है जलवायु है, और इसके अलावा भी जीवाश्म है, भू आकृति है, चट्टानों में समानता। हम इन सारी चीज़ों को आपको बता रहे हैं नीचे में समझा करके,
ठीक है। इनके सिद्धांतों का मूल आधार क्या है, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जर्मनी के ये भूगर्भ शास्त्री थे, जलवायुवेता आदि थे। सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1912 में किए। किताब का नाम है जो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, सन 1915 में प्रकाशित हुआ। किसी बुक में आपको 1920 भी मिलेगा, 1920 भी मिलेगा, किसी बुक में 1922 भी मिलेगा और किसी बुक में 1924 भी मिलेगा। 1920 में इन्होंने एक तरीके से बोला जाए कि इनके बुक को एक तरीके से फिर से इन्होंने लिखने का प्रयास किया अच्छे तरीके से, और 1922 में जाकर के वे प्रकाशित करते हैं जर्मन भाषा में, और 1924 में वे प्रकाशित करते हैं आपको अंग्रेजी भाषा में। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को याद मत रखिए, लेकिन आप इन चीज़ों को जरूर याद रखिए। सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1912 में किए। इससे पहले भी आपको सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर महोदय ने कर चुके थे, ठीक है। तो इनका जो था टेलर महोदय का जो था, उनके हाइपोथेसिस का जो आधार था वो मुख्य रूप से टर्शियरी युग के पर्वतों का क्रम था। मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, कंफ्यूज होइएगा। तो अल्फ्रेड वेगनर का याद रखिए कि इनका जो था जलवायु था। जलवायु देख रहे हैं कि एक स्थान पर अलग अलग समय में, एक ही स्थान पर अलग अलग समय में जलवायु में जो है असमानता देखने को मिलती है। आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स अब आगे की तरफ। वेगनर महोदय ने सभी महाद्वीपों पर जलवायु संबंधी अध्ययन करने के पश्चात पाया कि एक ही स्थान पर समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। यह परिवर्तन 2 ही स्थितियों में हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोयला भी पाया जाता है, जबकि यह जो पूरा का पूरा दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है, और इधर वाले क्षेत्र में भी, हमको उत्तरी ध्रुव में देखा जाए तो ये यूरेशिया वाले क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है। इसके अलावा शीत ऋतु के भी कुछ प्रमाण आपको प्रायद्वीपीय भारत में आपको थार वाले मरुस्थल में भी मिलता है। उसके अलावा मेडागास्कर, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे में शीत ऋतु आपको पाया था, शीत ऋतु के प्रमाण। तो ये शीत ऋतु कैसे यहाँ पर आए, अर्थात यहाँ पर बर्फबारी होता था। शीत ऋतु का मतलब वहाँ पर बर्फबारी होता था। भारत में तो आज बर्फबारी नहीं होता है, लेकिन ये बर्फबारी के प्रमाण आज वहाँ पर मिलते हैं। तो इसी के आधार पर उन्होंने जानना चाहा कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि आपको एक ही कटिबंध में अलग अलग समय में देख रहे हैं तो जलवायु जो है परिवर्तित हुआ दिखाई दे रहा है। तो चूंकि कटिबंध आपको फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको लिखा हुआ हूँ। यह परिवर्तन 2 ही स्थितियों में हो सकता था, यदि स्थल भाग स्थिर रहे और जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हो, या तो स्थल भाग सभी जगह इसी प्रकार रहे और कटिबंध जो है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वाला ऊपर चला जाए, शीत कटिबंध कभी नीचे चला है। लेकिन ये कटिबंध ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये सारे कटिबंध जो सूर्य के द्वारा निर्धारित होते हैं, पृथ्वी इस पर कुछ भी नहीं कर सकती है। और दूसरा क्या कंडीशन था, तो ये तो हमारा फ्लॉप हो गया, स्थल भाग स्थिर रहे और जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हो, लेकिन ये असत्य है, ठीक है। यदि जलवायु कटिबंध स्थिर हो और स्थल भाग स्थानांतरण हो, इसी आधार पर इनका हाइपोथेसिस का सिद्धांत था, ठीक है। यही दूसरे वाले पॉइंट पर इनके हाइपोथेसिस का सिद्धांत था। इसी आधार को मान करके ये सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। चूंकि जलवायु कटिबंध आपको अस्थायी होते हैं, क्योंकि वो सूर्य के द्वारा निर्धारित होते हैं, और स्थल भाग में देख रहे हैं एक ही स्थान पर अलग अलग समय में जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसी कारण वे इन निष्कर्षों पर निकलते हैं कि निश्चित तौर पर इसमें जो है परिवर्तन हुआ होगा। आइए कुछ नोट लिखे हैं, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। चूंकि जलवायु कटिबंध सूर्य द्वारा प्रभावित और निर्धारित होते हैं, अतः वेगनर महोदय ने माना कि महाद्वीपों के एक ही स्थान पर अलग अलग समय में जलवायु परिवर्तन का कारण महाद्वीपीय विस्थापन है, न कि जलवायु कटिबंधों का विस्थापन। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन है। महाद्वीपीय विस्थापन को उन्होंने कारण माना कि एक ही जगह पर अलग अलग समय में आपको जलवायु अलग अलग पाया जाना, ऋतुओं का अलग अलग पाया जाना, उसका कारण क्या है, तो महाद्वीपीय विस्थापन का, जलवायु कटिबंधों का विस्थापन नहीं है। और इस प्रकार से वे खोज रहे थे आपको जलवायु के संबंध में, और वे महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में खोज कर दिए। आइए वेगनर के सिद्धांत के रूप को देख लिया जाए। कार्बोनिफेरस युग में इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग मतलब आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 27 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच का जो अवधि होता है, इसी को हम लोग कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण स्थल भाग एक स्थल भाग में संलग्न था, यानी पूरा का पूरा स्थल भाग जो अभी वर्तमान में दिखाई देता है पूरा का पूरा एक ही जगह पर था, ठीक है, जिसे पेंजिया कहा, अर्थात इसको पेंजिया कहा या इसको भी पेंजिया कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही है। क्या कहते हैं, इसको पेंजिया कहते हैं, पेंजिया कहा, जिस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था, ठीक है। इस पर जो है आंतरिक सागर विस्तारित थे थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ, और वे जो आंतरिक सागर विस्तारित थे वे टेथिस सागर था। वही टेथिस सागर आगे चल करके आपको निर्माण करता है भूमध्य सागर का, और साथ ही साथ हिमालय का निर्माण करता है। इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। क्या कहा, संपूर्ण स्थल भाग एक भाग में संलग्न माना गया, जिसे पेंजिया कहा गया, अर्थात जो अभी वर्तमान में हमारा भारत पूरे विश्व का जो स्थल भाग दिखाई देते हैं, जो भी महाद्वीप दिखाई देते हैं, वे एक ही जगह पर सटे हुए थे, और उसको क्या कहा, पेंजिया कहा। ये कौन कहा, तो वेगनर महोदय ने। और जिस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था, यहाँ पर छोटे छोटे आंतरिक सागर थे इसी पर, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस पर थे, यहाँ पर देखिए इसमें दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था, उसे वेगनर ने पैंथलासा कहा।
पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। यह जर्मनी शब्द का एक शब्द है पेंजिया, जर्मनी भाषा का एक शब्द है पेंजिया, ठीक है। उसका क्या अर्थ होता है पेंजिया का अर्थ? तो पेंजिया का अर्थ उन्होंने बताया कि यह संपूर्ण पृथ्वी या एक तरीके से सुपर कॉन्टिनेंट नाम दिया, महाद्वीप उसके नाम दिया, क्योंकि बहुत बड़ा महाद्वीप था। और ये भी वही है। पेंजिया के चारों ओर विशाल जल भाग था, उसे वेगनर ने पैंथलासा कहा। अर्थात ये जो आपको दिखाई दे रहा है जलीय भाग, आपको आसमानी कलर में, नीले कलर में, ये सारा का सारा जल था और यही पैंथलासा बताया। आगे बताते हैं कि पेंजिया जो था उत्तरी भाग, अर्थात इसके उत्तरी भाग को देखा जाए, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, अर्थात नीचे की तरफ दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में लॉरेंसिया कहा, उत्तरी भाग को लॉरेंसिया कहा। देखिए अब यहाँ पर अलग अलग टूट रहा है, इसको लॉरेंसिया कहा और दक्षिणी वाले भाग को गोंडवानालैंड कहा। ऊपरी भाग को लॉरेंसिया कहते हैं और दक्षिणी भाग को, ये देख लीजिए पूरा का पूरा हमारा पेंजिया है, ये पैंथलासा है। और ऊपरी भाग को, यही पेंजिया के उत्तरी भाग को, ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं लॉरेंसिया, और नीचे वाले भाग को इतना कहते हैं गोंडवानालैंड। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ऊपर वाला भाग लॉरेंसिया। और इसी पर सागर जो थे, टेथी सागर देख सकते हैं यहाँ पर, टेथी सागर का विस्तार है। ये इक्वेटर है, बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरता है। दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड और जो है उत्तरी भाग को लॉरेंसिया बोले। और आगे की तरफ क्या बोलते हैं कि ये लॉरेंसिया के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया था। इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका था, यूरोप था बीच में, और यहाँ पर यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया वाले भाग। और नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ पर हमारा दक्षिणी अमेरिका था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, आर्कटिक था और भारत था, ठीक है। अंटार्कटिक नीचे वाला क्षेत्र जो है अंटार्कटिक है, और अंटार्कटिक था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था और भारत था। और ये जो है धीरे धीरे विस्थापित होकर के इक्वेटर की तरफ जाते हैं। ये अब यहीं पर से विस्थापित होते हैं और धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं। या तो भारत जो जब यहाँ पर था और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर सटता है, और यहीं पर टेथिस सागर था। और टेथिस सागर के जो भी जमाव थे इसके अंदर, सागर में जो भी इसके जमाव थे, जो भी अवसाद थे, इसको क्या करता है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाने लगता है और चूंकि चाँप देता है और धीरे धीरे यहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो था धीरे धीरे इधर की तरफ प्रवाहित होता है। और इसी क्रम में इंडिज पर्वत और रॉकी पर्वत का निर्माण होता है। इंडिज पर्वत जो है हमारा दक्षिण अमेरिका में है और इसी तट पर पाया जाता है इंडिज, और रॉकी जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो इसके बारे में मैं नीचे बता रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो मूल रूप हम क्या देखें कि पेंजिया जो था उत्तरी भाग को उन्होंने कहा, पेंजिया के उत्तरी भाग को कहा लॉरेंसिया, लॉरेंसिया समझ लिए। लॉरेंसिया के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आता था। मैप के सामने बैठिएगा बिल्कुल। और दक्षिणी भाग को उन्होंने गोंडवानालैंड कहा। गोंडवानालैंड के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, आपको मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत व ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को कहा, ठीक है। आइए अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहला पेंजिया स्थिति था पूरा का पूरा स्थल भाग। उसके बाद लॉरेंसिया और गोंडवानालैंड, और बीच में टेथिस सागर देख सकते हैं, ये टूटा, ठीक है। और ये दो भागों में टूटा और बीच में हमारा क्या था, तो हमारे बीच में जो था वह भाग हमारा क्या कहलाया, तो हमारा टेथिस सागर। और धीरे धीरे यहाँ का जो भाग तब ऊपर की तरफ भूमध्य रेखा बीचों बीच होता है और ऊपर की तरफ खिंचाव होता है। और खिंचाव किस कारण होता है मैं बता रहा हूँ, आगे एक बल लगता है, भूमध्य रेखा की ओर बल लगता है, उसी के द्वारा जो है नीचे के भाग जो ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर वाले भाग नीचे की तरफ आते हैं। और इस कारण ये जो था हमारा टेथिस सागर के जो भी जमाव थे इसके अंदर, ये स्थल भाग सटने के कारण यहाँ पर जो भी इसके अंदर जमाव थे गाद, और धीरे धीरे दोनों ओर से कंप्रेस करे और गाद जो था धीरे धीरे नीचे से ऊपर करके ऊपर आया, उसी तरीके से हिमालय का निर्माण होता है। तो भारत में हिमालय का निर्माण इस प्रकार से होता है। और ये जो थे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये आपको इधर की प्रवाहित न होने के कारण ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे, ये इधर की तरफ, याद रखिएगा। अमेरिका ही मात्र ऐसा महाद्वीप था, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहा था, इधर की तरफ, ठीक है। ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो, देखिए इधर की तरफ भाग आया है और ये जो है इधर की तरफ चले गए हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि अमेरिका के जो भी उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे और बाकी के जो भी थे वे इक्वेटर की तरफ, अर्थात उत्तर की तरफ और आपको विषुवत रेखा की तरफ, उत्तर की तरफ नीचे से उत्तर की तरफ जा रहे थे और विषुवत रेखा की तरफ जा रहे थे। विषुवत रेखा बिल्कुल 0 डिग्री से होकर के गुजरता है। अब 0 डिग्री देखिए यहाँ पर था, तो बिल्कुल ये नीचे वाला भाग अब धीरे धीरे उठ करके यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है भारत, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये पेंजिया था, लॉरेंसिया और गोंडवानालैंड। ये मॉडर्न वर्ल्ड हमारा ऐसा ही दिखाई देता है, अभी वर्तमान का जो पूरा विश्व है ऐसा ही दिखाई देता है। और इसी प्रकार से तमाम तरह के जो भी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और जो भी महासागर, हिंद महासागर, आपको इसके अलावा आपको आर्कटिक सागर भी देखा जाए, ये सारी चीज़ों का निर्माण होता है। आर्कटिक सागर ऊपर में पड़ता है। आइए स्थल भाग को कहते हैं। स्थल भाग को उन्होंने चूंकि पेंजिया बताया, और बताया उन्होंने पेंजिया जो था सियाल का बना था। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सियाल, SIAL, सियाल हो गया। तो ये ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं, सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और जलीय भाग को उन्होंने पैंथलासा कहा, जिसका कि पैंथलासा जलीय भाग को कहा था, उस सीमा का बना था। सीमा का मतलब वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। और ये जो सीमा था ये भारी था और इसलिए वो द्रव अवस्था में था और नीचे झुका हुआ था। क्या था? वह भारी था, उसका घनत्व अधिक था, वह भारी था, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे अधिक झुका हुआ था। और ये जो था पपड़ी वाला भाग, सियाल जो था ये हल्का था, अर्थात महाद्वीपीय भाग जो भी हमारा ठोस भाग है वे ऊपर की तरफ तैर रहा था।
अर्थात जिस प्रकार से कुछ भी रख दीजिए, गेंद नाव तैरता है ऊपर में, उसी प्रकार से ये स्थल भाग जो है वे उसी पैंथलासा में तैर रहा था हमारे, किसमें, तो हमारा पेंजिया जो था हमारा पैंथलासा में तैर रहा था। अर्थात पेंजिया अर्थात हल्की सियाल जो थी, पेंजिया कहने का मतलब हल्की सियाल, पेंजिया का मतलब हल्की सियाल और सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। तो वे जो थे ऊपर की तरफ तैर रहा था, ये पूरा स्थल भाग है, और पैंथलासा में तैर रहा था सीमा के ऊपर। तो इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। यह जो है हमारा पूरा का पूरा सियाल है, या इसी को पेंजिया कहा था, और पेंजिया जो है हमारा पैंथलासा अर्थात सीमा का बना हुआ था, और इसी में हमारा तैर रहा था। ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी फिगर है, ये हमारा का पूरा पेंजिया और ये पैंथलासा जो है आपको दिख रहा होगा द्रव अवस्था में, जो नीला कलर में है, उसी पर तैर रहा है। ठीक है। वेगनर ने बताया कि सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट का तैर रहा है। इसी क्रम में महाद्वीप अर्थात पेंजिया टूटकर भूमध्य रेखा की उत्तर की ओर तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ। इसी क्रम में क्या होता है कि ये जो भी आपको स्थल भाग हैं ये टूटते हैं, और ये विषुवत रेखा है, इसी के उत्तर की तरफ जाते हैं, इसी की तरफ उत्तर की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, और क्या होता है थोड़ा सा इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ। और मैं बता रहा हूँ कौन कौन बल लग रहा था उसके बारे में भी। अब आइए देख लेते हैं उत्तर व विषुवत रेखा की प्रवाह के कारण क्या बताया उन्होंने। उत्तर की तरफ वो विषुवत रेखा, अर्थात यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, यह जो था इस तरीके से इधर की तरफ प्रवाहित क्यों हुआ, उत्तर और विषुवत रेखा की तरफ। अब यहाँ पर मैप के सामने आप लोग बैठिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो कि नीचे हम लोग देख रहे थे भारत जो है खिसक करके ऊपर में चला गया और हिमालय का निर्माण करता है। ये मान लीजिए पृथ्वी हो गया, ये हो गया हमारा भारत, हमारा यहीं पर था, यहाँ से निकल करके भारत हमारा यहाँ पर चला गया, और ये जो है हमारा विषुवत रेखा के करीब में और उत्तर की तरफ, विषुवत रेखा से होते हुए उत्तर की तरफ हमारा खिसकता चला गया। तो यहाँ पर हमारा कर्क रेखा का पास हमारा भारत है। तो इसी को लेकर हम उदाहरण से समझ सकते हैं। तो उत्तर व विषुवत रेखा की ओर प्रवाह को इन्होंने बताया प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल और प्लावन बल। प्लावन बल किसको कहते हैं, तो प्रत्येक जल या द्रव या तरल अपने में डूबी हुई वस्तु पर एक ऊपरीमुखी एक बल लगाता है। कोई भी द्रव अपने में डूबी हुई वस्तु पर एक ऊपरीमुखी बल लगाता है, उसी को हम लोग प्लावन बल या उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। और इसी उत्प्लावन बल के कारण नावें तैरती हैं, आदमी भी तैरते हैं, तमाम तरह की चीज़ें तैरती हैं, डूबता नहीं है। ठीक है। तो हर चीज़ जो है हर चीज़ जो है, जो भी वस्तु है वो पानी में नीचे की तरफ जाता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन जल की एक प्रवृत्ति है वो नीचे से ऊपर की तरफ ढकेलता है, एक बल लगाता है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो एक प्लावन बल के कारण वो तैर रहा था ऊपर। ठीक है। वो बता रहे हैं कि बिना रुकावट के तैर रहा है। वेगनर महोदय क्या बता रहे हैं कि बिना रुकावट के बिल्कुल से बिल्कुल तैर रहा है। लेकिन वे साथ ही साथ हम आगे की चीज़ों को और बता रहे हैं कि वे बोल रहे हैं कि बिना रुकावट के पेंजिया जो है पैंथलासा पर तैर रहा है। और गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल जो क्या है, तो पृथ्वी के केंद्र सेंटर की ओर से खींचेगा, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है विषुवत रेखा पर सबसे अधिक लगता है, और इसी कारण विषुवत रेखा की तरफ वो खींच रहा था और उत्तर की तरफ जा रहा था। चूंकि विषुवत रेखा उत्तर की तरफ था बिल्कुल ये सारे क्षेत्रों के, इसलिए इधर की तरफ खींच रहा था और ये इधर की तरफ। ठीक है। और इसी कारण जो है ये उत्तर व विषुवत रेखा की ओर इसका प्रवाह हो रहा था। प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल। प्लावन बल समझ लिए, जैसे कि प्लावन बल आप लोग को जैसे नाव में बताया, कोई भी पानी, कोई गेंद ले लीजिए, पानी में डुबाइएगा नहीं डूबेगा, क्योंकि जल जो है जितना बॉल जो है नीचे की तरफ लगाता है उससे ज़्यादा नीचे से पानी जो है उस बॉल पर लगाता है। मान लीजिए कि ये द्रव है, यहाँ पर गेंद दिए, लेकिन बॉल जो ये डूबना चाहता है, लेकिन यह जितना बॉल लगा करके नीचे जाना चाहता है उससे ज़्यादा बॉल से यह नीचे से ज़्यादा बॉल लगता है, और इसी कारण जो इसके सतह पर यह तैरने लगता है। इसी को हम लोग उत्प्लावन बल बोलते हैं। ये प्रत्येक लिक्विड अवस्था में होता है। अलग अलग लिक्विड, अलग अलग तरल पदार्थों के उत्प्लावन बल अलग अलग होते हैं। पानी का, तेल का, पारा का, हर चीज़ का अलग अलग होता है। तो उत्तर व विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित के कारण आप लोग जान लिए प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण। और ये सारे के सारे अमेरिका को छोड़ करके, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को छोड़ करके वे सारे के सारे उत्तर और विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित कर रहे थे। ठीक है। लेकिन पश्चिम की ओर प्रवाहित का कारण क्या था, पश्चिम की ओर कौन प्रवाहित करता है, तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। अब चूंकि यहाँ पर पश्चिम की ओर प्रवाहित का कारण बताते हैं सूर्य एवं चंद्रमा का ज्वारीय शक्ति। ज्वारीय शक्ति क्या होता है, तो ज्वारीय शक्ति को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ज्वारीय शक्ति जो है एक तरीके से बोला जाए कि ज्वारीय शक्ति जो है चंद्रमा और सूर्य का पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा और सूर्य द्वारा, मान लीजिए सूरज है और ये चंद्रमा, इसके बीच में भी आकर्षण होता है, और पृथ्वी के बीच में ये भी आपको बल लगा रहे होते हैं पृथ्वी पर। ठीक है। और चूंकि जो हमारा पृथ्वी ऐसे रोटेट करता है, पूरा का पूरा जो ऐसे 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 रोटेट करता है, आपको पता है, और इसी रोटेट के क्रम में ये पूरा का पूरा स्थल भाग इधर जाते होंगे और फिर इधर से इधर आते होंगे, ये स्थल भाग इधर से उधर जाते होंगे और इधर की तरह आते होंगे। तो इन्होंने क्या माना वेगनर महोदय ने कि ये चूंकि सूर्य है और चंद्रमा है, और इनके इतने ज़्यादा इनके जो थे ज्वारीय बल मतलब इनका आकर्षण शक्ति। ठीक है। सूर्य का आकर्षण शक्ति और सन का आकर्षण शक्ति, इसी को हम लोग ज्वारीय शक्ति बोलते हैं, जिसको कि आप लोग टाइडल फोर्स के नाम से, अंग्रेजी में टाइडल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने यह बताया कि यह जो था ये चंद्रमा यहाँ पर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है। तो चूंकि यह उत्तर अमेरिका मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस पर फोर्स लगाया,
और ये देख रहे हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण अब धीरे धीरे इधर की तरफ ये स्थल भाग जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन यह चूंकि इसको इसी पर खींच करके रखेगा, इसलिए यह स्थल भाग जो है यहीं पर रुक गया होगा और पृथ्वी इधर की तरफ घूर्णन कर गई होगी। समझ रहे हैं? यहाँ पर चूंकि इसी को मून को मानिए, चूंकि मून जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, पृथ्वी इधर से इधर रोटेट कर रही है, इसको आप लोग समझ में आया। पृथ्वी के रोटेट के क्रम में यहाँ पर चंद्रमा भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, क्योंकि स्थल भाग यह मान लीजिए कि इसको खींच रहा है अपने तरफ, और ये धीरे धीरे अब यहाँ से खिसक करके यहाँ आया, तभी तो गोला गोला घूमेगा, तो यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गया। तो ये क्या किया होगा, मून इसको छोड़ना नहीं चाह रहा होगा, इसी पर के पास रखना चाहोगा। मान लीजिए चुंबक है, चुंबक के बीच में डिस्टेंस जब कम होगा सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होते जाता है। और चूंकि मून जो है इसको खींचे रहना चाहता था, और इसी कारण चूंकि ये धीरे धीरे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण आगे की तरफ बढ़ रहा था, और इसी कारण इसमें जो है इधर की तरफ इसमें बहाव होने लगा। समझ में आया होगा फ्रेंड्स? चूंकि यह इसी को बनाए रखना चाहता था, इसी कारण जो इधर की तरफ बहाव होने लगा, और चूंकि पृथ्वी इधर की तरफ रोटेट कर रहा था, ठीक, और बार बार इधर की तरफ जा रहा था, आ रहा था, और ये अपना आकर्षण शक्ति के कारण इधर की तरफ खींच लिया, तो ये स्थल भाग इधर की तरफ बहने लगे, ठीक है, विपरीत दिशा में। और उन्होंने बताया कि ये स्थल खंड जो है इधर पश्चिम की दिशा में ये अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो खिसक रहे थे, ये ऊपर में ग्रीनलैंड, इसी क्रम में यहाँ पर जो हमारा पड़ता है उत्तरी अमेरिका में रॉकी पड़ता है, और दक्षिणी अमेरिका में इंडीज पर्वत है। जिस प्रकार से हमारा उत्तर भारत में हिमालय था जो कि टेथिस सागर से बना था, लेकिन ये टेथिस सागर से नहीं बना था। यहाँ का जो बताते हैं, इसका क्या कारण बताते हैं कि इस क्रम में इधर की तरफ जब पश्चिम की तरफ बढ़ता है तो पेंजिया और पैंथलासा में घर्षण उत्पन्न होता है, पेंजिया और पैंथलासा में घर्षण उत्पन्न होता है, और इसी के कारण यह क्षेत्र पर पर्वत बनता है और इसी क्षेत्र पर पर्वत बनता है। यहाँ पर कौन पर्वत बनता है, तो दक्षिणी अमेरिका में इंडीज पर्वत का निर्माण होता है, दक्षिणी अमेरिका में इंडीज पर्वत का निर्माण होता है, और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और यहाँ पर इंडीज पर्वत का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ बहाव हो रहा होगा, और चूंकि पैंथलासा जो लिक्विड फॉर्म में था उसमें और इसमें क्या हुआ होगा, टकराव अर्थात घर्षण हुआ होगा, और इसी कारण धीरे धीरे यहाँ के जो भी आपको हल्का हल्का जो भी अवसाद होंगे वे धीरे धीरे उठ करके आ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये खुद में एक विरोधाभास बात कहते हैं कि चूंकि शुरू में बताते हैं कि बिना रुकावट के ये तैर रहा है, और फिर बोल रहे हैं कि पैंथलासा और पेंजिया में रुकावट होता है, घर्षण होता है, और इस कारण पर्वतों की निर्माण होती है, और इसी कारण इनका दोष ये भी था। तो इस कारण देखते हैं फ्रेंड्स कि ये इनको पता चला कि यह महाद्वीपीय विस्थापन इस प्रकार से होते हैं। तो वेगनर महोदय ने तमाम तरह की दुनिया के नई चीज़ें बताने के क्रम में तमाम तरह की गलतियां कर बैठे, और उन्हीं कारण उनके में तमाम तरह की दोष भी पाई जाती हैं। उनको भी हम लोग जानने का प्रयास करें। तो बल के बारे में आप लोग जान लीजिए होइएगा। एक तो हमारा क्या लगता है, ज्वारीय शक्ति या उत्प्लावन बल, सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय शक्ति, पलावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल। आइए आगे की तरफ चलते हैं। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण क्या क्या देखते हैं, इसको देख लीजिए। भू आकृति देख लीजिए, ये अफ्रीका है और ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, अब दक्षिणी अमेरिका, सॉरी, यह है हमारा दक्षिणी अमेरिका, और ये वाला क्षेत्र। तो ये बताते हैं कि ये वाला जगह और ये वाला जगह देखिए फिट हो जाएगा। क्या बताते हैं कि यह जगह है और यह जगह है जो एक दूसरे में फिट हो जाएगा, और इसी को आधार मान करके ये बताते हैं, और इसी प्रकार से बताते हैं कि ये स्थान भी और ये स्थान भी सटे होंगे, और यह जो है इसी में रहा होगा, और पूरा का पूरा एक रहा होगा। तो भू आकृति अर्थात भू के आकृति को देख करके कैसा उनका स्ट्रक्चर है, भू का बनावट देख करके ये बताते हैं कि लगभग में ये चीज़ें रही होंगी। इसके अलावा ये देख लीजिए, स्कैंडिनेविया से कुछ जीव जो थे इधर की तरफ भी जाते थे, ठीक है। स्कैंडिनेविया जो इसके बीच में आज महासागर है, यहाँ के कुछ जीव इधर की तरफ भी जाते होंगे। ये एक में था, आज देखते हैं अगर एक जीव हुआ करता था जिसका नाम था लेमिंग। ये यूरोप के स्कैंडिनेविया से होकर के इधर की तरफ जाते थे, और इसके अवशेष जो है इस अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। चूंकि यह एक पर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर जो भी जीव रहे होंगे, जब ये एक पर स्थल भाग जुड़ा हुआ होगा तो यहाँ के जीव इधर की तरफ जाते होंगे पश्चिम की तरफ। अब यहाँ पर चूंकि एक दूसरे से अलग हो गए होंगे, चूंकि ये महासागर में डूब गया होगा। तो ये दूसरा कारण। तीसरा कारण तो हमारा जलवायु था, उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहला कारण क्या था, हमारा भू आकृति। तो सिद्धांत के पक्ष में क्या प्रमाण देते हैं कि भू आकृति देख लीजिए, कि भू आकृति सेम टू सेम लग रहा है। यहाँ पर सारा का सारा जो है फिट हो सकता है एक दूसरे के ब्लॉक में आसानी से, और इसका उदाहरण उन्होंने आपको दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को विशेष रूप से तरजीह देते हुए दिया और बताया। आइए जीवाश्म के बारे में क्या कहा। जीवाश्म के बारे में इनका देखिए क्या मत है। जीवाश्म के अंतर्गत जीव जंतुओं के जो भी अवशेष मिलते हैं प्राचीन काल के जीवों को, उसी को जीवाश्म बोलते हैं, जंतु तथा वनस्पति, ठीक है। इसमें देख लीजिए लिस्ट्रोसोरस एक जीव था, रेप्टाइल सरीसृप वर्ग जो कि रेंगने वाला जीव होता है, और एक मेसोसोरस, और एक वनस्पति था जो कि ग्लोसिप्टेरिस नाम का एक वनस्पति था। इनका बताना यह था आपको वेगनर महोदय का कि यह जो जीव है लिस्टोसोरस, देख लीजिए लिस्टोसोरस ये है, लिस्टोसोरस ये है। लिस्टोसोरस जो है अफ्रीका में और यहाँ पर अंटार्कटिका में भी इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। ये जो तट ये देख रहे हैं पट्टी, इसी में ये पूरा का पूरा जीव के अवशेष आज भी मिलते हैं। और चूंकि ये सटा रहा होगा निश्चित तौर पर शुरू में, तभी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे, आसानी से आर पार कर जाते होंगे।
क्योंकि ये इसके बीच में हज़ारों किलोमीटर देखा जाए आज के दौर में हज़ारों किलोमीटर आपको हज़ारों किलोमीटर अंतर है स्थल भाग, आपको जलीय भाग है, तो इतना तो तैर करके जा पाना उस द्वीप पर आसान नहीं होगा। इस प्रकार से उन्हें बताते हैं कि पूरा का पूरा स्थल भाग सटा होगा, तभी आसानी से इस पर जाते होंगे और इधर से इधर की तरफ। उसी प्रकार ये लिस्टोसॉरस के बारे में बताते हैं और इसी प्रकार से फोसिल के बारे में बताते हैं। लिस्टोसॉरस, अब फोसिल को देख लीजिए। फोसिल जो है अफ्रीका के और यहाँ पर ब्राज़ील के तट पर एक फोसिल नाम का रेप्टाइल होता था। यह जो है आपको एक तरीके से बोला जाए कि ये शुद्ध वाटर, प्योर वाटर में ये सारे के सारे, ताज़ा वाटर में ये सारे के सारे रहने वाले ये फोसिल होते थे। फोसिल भी बिल्कुल इसी की तरह होता था। फोसिल जो होता था बिल्कुल इसी की तरह लिस्टोसॉरस की तरह ही होता था और इस पट्टी पर पाया जाता था। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि इसके बीच में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी जीवों के हमको जीवाश्म जो है सेम टू सेम मिलते हैं। यहाँ से भी खुदाई करने पर जो चट्टानें मिलते हैं, वहाँ के भी चट्टानों में देखा जाता है कि यहाँ पर भी जीवाश्म वही जीवों के जीवाश्म है जो शुरू के दौर में, प्रारंभ काल में जो जीव रहे होंगे उनका मिलता है, और यहाँ पर भी मिलता है खुदाइयों के दौरान चट्टानों के अंदर। तो इस प्रकार से पाया जाता है कि निश्चित तौर पर ये भी पट्टी जो है यहाँ पर भी सटा हुआ होगा और इस क्षेत्र में ये ऐसे जीव मिलते होंगे। और इसी प्रकार से यह जो है हमारा मेसोसॉरस देख लीजिए। मेसोसॉरस ये है, और मेसोसॉरस का जो पट्टी है ये मुख्य रूप से मेसोसॉरस जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पर। मेसोसॉरस जो है एक तरीके से बोला जाए अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में और साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में। अंटार्कटिका आज के दौर में देखा जाए तो ये सारे के सारे एक दूसरे से, अंटार्कटिका लगभग हज़ारों आपको किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो इतना तैर करके जाना काफ़ी मुमकिन बात तो है नहीं कि जाकर के वहाँ पर रहे होंगे और तब मर गए होंगे। तो यहाँ पर ये भी प्रमाण मिलता है कि ये जो चूँकि यहाँ पर जो भी अवशेष मिलते हैं जीवों के, जीवाश्म जो मिलते हैं, ये भी प्रमाणित करते हैं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये जीव के रहा होगा और अलग हुए होंगे, और इसी प्रकार से वे अलग चले गए और ये अलग चले गए, और इसी कारण जो है इनका मिलता हुआ। और एक ग्लोसिप्टेरिस नाम का एक वनस्पति है जो कि देखिए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ये अफ्रीका में पाया जाता है। ग्लोसिप्टेरिस नाम का जो वनस्पति है वो अफ्रीका में भी पाया जाता है, आपको दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में। उसके अलावा ये देखिए ये पट्टी जो है धीरे धीरे, यह पट्टी जो है ये भारत में भी गया है, ये भारत है, और यहीं से भारत जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, और ये मतलब भारत का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जिसको बोलते हैं। ये इसी का गोंडवाना लैंड का ही भाग था। ये पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड है, याद रखिएगा। और ये गोंडवाना लैंड का भाग था भारत, और इसी क्रम में भारत ऊपर की तरफ खिसकता है। तो ये वनस्पति का क्षेत्र भारत में भी था, ये अंटार्कटिका में था, ऑस्ट्रेलिया में भी, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेम वनस्पति देखने को मिलते हैं, एक ही वनस्पति मिलते हैं। और चूंकि इनके बीच में भी इतने स्थल भाग डिस्टेंस है, आपको अभी भी देख रहे हैं कि वर्तमान समय में आपको उस समय के वनस्पति मिलते थे, उस समय के जो भी वनस्पति होते थे, पेड़ पौधे होते थे, उसके आपको प्रमाण मिलते हैं इन क्षेत्रों में। तो चूंकि आपको पता है कि विशेष प्रकार के वनस्पति विशेष प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं, चूंकि इन जैसे कि ये असल भाग अभी वर्तमान रूप में अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में, अलग अलग जलवायु पेटियों में स्थित हैं, और इस प्रकार से इन सारे वनस्पतियों का पाया जाना इन स्थल भागों में ये प्रमाणित करता है कि ये सारे स्थल भाग एक ही जगह पर रहे होंगे, एक दूसरे से सटे होंगे। तो ये आपको ये दिए। तो 2 नंबर में हम लोग देखें, 2 नंबर में देख लिए जीवाश्म तथा जंतु तथा वनस्पति का। और आइए अगला देखते हैं जलवायु संबंधित। जलवायु कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रमाण दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में भी मिलते हैं। उन्होंने यह बताया कि कार्बोनिफेरस युग में जो भी आपको होते थे, यहाँ पर आपको हिम जमते थे, उस समय जो था उत्तरी ध्रुव जो था यहीं पर था फ्रेंड्स, यहीं पर उत्तरी ध्रुव आपको देखिएगा जब आपको डरबन पड़ता है आपको दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अमेरिका में डरबन एक जगह है, और वहीं पर दक्षिणी ध्रुव पड़ता था, और ध्रुव पर चूंकि शीत ऋतु पड़ता है, और इसी कारण से यहाँ पर शीत ऋतु पड़ता है। और शीत ऋतु के मौसम जो है आपको कार्बोनिफेरस युग के जो शीत ऋतु हैं वे हमको दक्षिण अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं, आपको अंटार्कटिका में मिलते हैं, आपको अंटार्कटिका या अंटार्कटिक में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद भारत में, और आपको एक तरह से अफ्रीका में। तो ये भी सूचित करते हैं जलवायु। चूँकि हम भारत में भी तो ये जलवायु आपको देखने को मिलते हैं। शीत युग के प्रमाण तो आपको थार मरुस्थल में भी देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर भी शीत ऋतु। चट्टानों में समानता, प्रमुख बेसाल्ट चट्टानों देख लीजिए, चट्टान में भी समानता था, बिल्कुल एक ही प्रकार के चट्टानों से बने हुए थे। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के देखें कि प्रमाण कौन कौन सी चीज़ों को दे रहे हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रमाण दे रहे थे। एक तो भू आकृति था, दूसरा प्रमाण क्या दिया इन्होंने, जीवाश्म को दिया, भू आकृति, जीवाश्म, जलवायु, और चौथा जो था चट्टानों में समानता। तो इस प्रकार से चार जो है आप समानता दिखा दीजिएगा, काफ़ी है। अब आइए वेगनर के सिद्धांत की सीमा को देख लिया जाए। सीमा का मतलब दोष, क्या खामियां रही थी, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। चूँकि वर्तमान स्वरूप हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि यह दोनों स्थल भाग जो है यहाँ पर इसको और इसको मिलाया जा सकता है, लेकिन अटलांटिक महासागर के तट को पूर्णतः नहीं मिलाया जा सकता है। इसको देखिएगा जब, तो ये वाले भाग को और ये वाले भाग को पूर्ण रूप से नहीं मिलाया जा सकता है, ठीक है। अटलांटिक महासागर जो है ये एस आकृति में है, एस आकृति में फैला हुआ है, एस आकृति में, ठीक है।
तो अटलांटिक महासागर के जो पूरे के पूरे तट हैं इसको पूर्ण रूप से नहीं मिलाया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि अफ्रीका को और ये जो इसको मिलाया जा सकता है, और इसी के आधार पर ये जो है सर्वाधिक मान्य भी है। इनका जो विचारधारा है, इनका जो सिद्धांत, विचारधारा नहीं बोलना चाहिए, इनका जो हाइपोथेसिस था, ये जो सिद्धांत था, कॉन्सेप्ट था, ये बिल्कुल एक तरीके से बोला जाए कि मतलब मानने योग्य या आधुनिकता के करीब ले गया। इसी के कारण, इसी के आधार पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत भी दिया गया। तो इनका पहला सीमा क्या देखते हैं कि अटलांटिक महासागर तथा पूर्णता नहीं मिल सकते। चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय बल का महाद्वीपीय विस्थापन में सहायक न होना, ये बताए थे। चूंकि चंद्रमा और सूर्य जो था, ये ज्वारीय बल इधर से घूम रहा था, ठीक है, और इधर की तरफ खींच लिया। तो इनके कहने का मतलब ये सारे चीज़ जो हैं काफ़ी तेज़ी मात्रा में खींच लिए होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता तो आज के दौर में जितना सूर्य का या चंद्रमा का जो भी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तरफ पहुंचता है, इससे 90 अरब गुना अधिक अगर होता तब जो है स्थल भाग को खींच पाता। आज जितना भी अगर होता है, आज तो नहीं खींच पाता है। ये आपको याद रखिए कि आज तो सूर्य और चंद्रमा क्यों नहीं खींच पाता है, आज नहीं खींच पाता है। और आज नहीं खींच पाता है क्योंकि आज जितना बल लगाता है उससे अगर 90 अरब गुना अधिक बल लगाएगा तभी जो स्थल भाग खींच पाएगा। तो क्या ये 90 अरब गुना अधिक बल उस समय लगा रहा होता है सूर्य या चंद्रमा कि स्थल भाग को ये इधर पश्चिम की तरफ जो है खींच लिया होता है, आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को? अगर नहीं खींच रहा, अगर उतना बल लगाता तो ये पृथ्वी जो था घूर्णन कर रहा था इधर से इधर की तरफ, ये स्थिर ही हो जाता। पृथ्वी क्या था, हो जाता कि हमारा स्थिर ही हो जाता एक ही जगह पर, पृथ्वी रोटेट ही नहीं करता। तो इस प्रकार से ये भी जो है हमारा तर्क इनका गलत साबित होता है। चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल का महाद्वीपीय विस्थापन में सहायक न होना और गुरुत्व बल का भी सहायक न होना। गुरुत्व बल के भी जो सहायक बताए थे कि गुरुत्व बल के सहायक होना। गुरुत्व बल किस लिए सहायक न होना कि गुरुत्व बल के कारण सारे चीज़ एक जगह जुटते हैं, न कि एक दूसरे से अलग हटते हैं। गुरुत्व बल अगर होता तो सारा का सारा चीज़ जो है एक ही जगह स्थिर हो जाता, और चूंकि बताया कि एक जगह स्थिर था और अलग अलग होकर के चला गया। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, गुरुत्व बल भी सहायक नहीं हो पाता। ये आप लोगों को सूर्य का ये वाला समझ में आया होगा कि 90 अरब गुना, याद रखिए 90 अरब गुना अधिक बल लगाए अभी वर्तमान में जितना सूर्य या चंद्रमा बल लगाता है पृथ्वी पर, इससे 90 अरब गुना अधिक लगाएगा तब जो है ये थोड़ा प्रभावित हो सकता है पश्चिम की तरफ, ठीक है। और इसी पश्चिम की तरफ यहाँ पर जो है हमारा रॉकी पर्वत, यहाँ पर इंडीज पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग को आपको ये बताए थे हमारा वेगनर महोदय, लेकिन वो गलत साबित हुआ। ये बताए थे कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रही है। सबसे पहले तो ये बताया, फिर पर्वतों के निर्माण के कारण बताया कि सीमा सियाल पर पश्चिम के प्रवाह को रोकता है, और फिर पर्वत निर्माण जो इधर की तरफ और इधर की तरफ हुए थे तो बताते हैं कि यह जो था पैंथलासा और पेंजिया में रुकावट घर्षण हुआ होगा, और इधर की तरफ जो है धीरे धीरे पर्वत निर्माण हुआ होगा। इधर के जो भी गाद रहे होंगे, इधर की तरफ जो बहाव हुआ रहा होगा, अब पृथ्वी चूंकि इधर से इधर रोटेट कर रही है, इस कारण यहाँ पर भी फसल आपको यहाँ पर पर्वत बन गए होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं विरोधाभास बात बोल रहे हैं आप, ये दोनों बातें यही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भी अप्रमाणित हो जाता है इनका भी सिद्धांत। तीसरा जो पॉइंट था फ्रेंड्स, कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल के द्वारा रुका था, ये भी नहीं बता पाए। ये शुरू करते हैं कार्बोनिफेरस युग से ही, अब बताते हैं कि वो एक स्थल भाग के रूप में था। तो उसके पहले वो स्थल भाग के रूप में क्यों स्थिर था, इसके बारे में भी ये नहीं बता पाते हैं, ठीक है, कि आखिर में वो स्थल भाग एक ही जगह रुका क्यों था। वहाँ से शुरुआत हुआ, चलिए मान लेते हैं, लेकिन वो रुका क्यों था, किस बल के द्वारा रुका था, इस बारे में भी ये व्याख्या नहीं दे पाते हैं, और विशेष तिथि का वर्णन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर उससे भी पहले जाते तो विशेष तिथि का वर्णन कर पाते, उससे भी पहले क्या हुआ था, उससे भी पहले क्या हुआ था। तो इस तमाम तरह की चीज़ें में इनकी खामियाँ थी। तो ये तमाम तरह के इनके दोस्त थे, इनकी खामियाँ थी। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स बस यही था वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और बने रहे इस वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।